हेलो दोस्तों, मैं विकास सर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल गोंडा वाले विकास सर में। यदि दोस्तों आप टीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए जितना महत्वपूर्ण होता है उस एग्जाम के सिलेबस को तैयार करना, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रीवियस ईयर के पेपरों को एनालाइज करना। दोस्तों इस पूरे वीडियो में यूपी टेट 2019 पे बहुत ही अच्छे तरीके से संश्लेषण और विश्लेषण के माध्यम से प्रकाश डाला गया है। इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें। चलते हैं प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न कह रहा है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमको नहीं है बताना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समानार्थी का अर्थ क्या होता है। समानार्थी का दोस्तों अर्थ होता है वही भाव देने वाला, वही भाव देने वाला या वही अर्थ प्रकट करने वाला, वही अर्थ प्रकट करने वाला। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रयोजन है। प्रयोजन तो प्रयोजन या और कोई शब्द है तो इसका समानार्थी शब्द क्या होगा। जैसे कि दोस्तों ये कोई अपना भाव या अर्थ प्रकट करेगा। ठीक है दोस्तों, और कोई शब्द, दूसरा कोई शब्द लिखा हुआ है वो भी इसी प्रकार का भाव या अर्थ प्रकट करता है, तो ये दोनों जो शब्द होंगे दोस्तों वो समानार्थी होंगे एक दूसरे के। ठीक है दोस्तों, समानार्थी का अर्थ समझ में आ गया आपको। अब आते हैं प्रयोजन पे। ठीक है दोस्तों, प्रयोजन पहला हमारा ऑप्शन जो है, हमारा पहला ऑप्शन है हेतु। हेतु दोस्तों जब कोई बड़ा वाक्य लिखा होता है उसमें जो छोटे छोटे दो उपवाक्य होते हैं या अधिक वाक्य होते हैं, जैसे कि एक बड़ा वाक्य है उसमें दो वाक्य उपवाक्य हैं, तो उन दोनों उपवाक्यों के बीच में हेतु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये जो हेतु होता है दोस्तों दो उपवाक्यों के बीच में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो हेतु है वो पहले वाले उपवाक्य को दूसरे वाले उपवाक्य को जोड़ता है या उस पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई इसके अर्थ निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पे क्या है, सुनिश्चित हो रहा है, पहले से चीज़ें सुनिश्चित हो रही हैं। और जो प्रयोजन है इसमें इसका भी अर्थ कहीं ना कहीं निकल के आता है, पहले से चीज़ें सुनिश्चित की गई। ठीक है दोस्तों, इस वजह से ये दूसरे के क्या हैं, समानार्थी हैं। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, नहीं वाला बताना है। ये देखिए दोस्तों, नहीं है, तो प्रयोजन का हेतु जो है समानार्थी है। फिर दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, दूसरा हमारा ऑप्शन है लक्ष्य। जो लक्ष्य है दोस्तों ये भी प्रयोजन का समानार्थी शब्द है, क्योंकि लक्ष्य भी क्या होता है, पहले से सुनिश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, उस पर जब तक कोई लक्ष्य नहीं बनता है तब तक तो चीज़ें सुनिश्चित नहीं होती हैं, लेकिन एक बार लक्ष्य बनने के बाद में क्या होता है, हमारी चीज़ें कि जिस ओर हम चल रहे हैं हमको पता होता है कि हम किस ओर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य पहले से बना होता है, उसी ओर हम चलेंगे तो हमें पता होता है कि किस ओर जाना है, सुनिश्चित चीज़ें होती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रयोजन का क्या कर रहा है, समानार्थी शब्द बन रहा है, क्योंकि ये वही भाव प्रकट कर रहा है जो प्रयोजन प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। हमारा तीसरा ऑप्शन जो कह रहा है उद्देश्य। देखिए जिस प्रकार से हमारा लक्ष्य है उसी प्रकार से क्या है, उद्देश्य भी है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है, समानार्थी हैं। लक्ष्य जो है उद्देश्य का समानार्थी है, तो ऑब्वियसली ये भी बात सही होगी कि प्रयोजन का भी उद्देश्य क्या होगा, समानार्थी होगा। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं चौथे ऑप्शन की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन कह रहा है नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। प्लानिंग, अब ये चीज़ें पहले से सुनिश्चित तो हुई नहीं होती है, प्लानिंग प्लानिंग तो इंसान कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, तो नियोजन जो है कुछ चीज़ों में वो सुनिश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, और प्रयोजन क्या है, हेतु क्या है, लक्ष्य क्या है, निर्देश क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपने आप में एक दूसरे से सा संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि इनका अर्थ जो निकल के आता है वो यह निकल के आता है कि वो पहले से सुनिश्चित हो रखी होती हैं। ठीक है, बल्कि नियोजन जो है वो पहले से सुनिश्चित नहीं होती हैं। इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है दोस्तों वही सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रयोजन का नियोजन क्या है, समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, हमें नहीं है शब्द बताना था, बल्कि ये तीनों जो हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही डीपली इसको समझाया है आपको।
एनालाइज करके भी समझाया है इसको दोस्तों, संश्लेषण विश्लेषण के माध्यम से आपको समझाया है। कहीं ना कहीं आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा संश्लेषण और विश्लेषण में क्या अंतर है, इन दोनों का क्या अर्थ होता है। यदि नहीं पता है तो मेरी आगे की वीडियो देखिएगा, मैं अच्छे से उस पर मैं वीडियो बना के डालूंगा और बहुत ही डिटेल में उसको समझाऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, रिजु का विलोम शब्द है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं विलोम का क्या अर्थ होता है। विलोम का अर्थ होता है दोस्तों उल्टा, उल्टा या विपरीत, दोनों का एक ही मतलब, उल्टा विपरीत एक ही चीज़ है लेकिन दो अलग अलग शब्द हैं, इसलिए दोनों बता दे रहा हूँ मैं। विपरीत, ठीक है दोस्तों। थोड़ी सी मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है, उसको एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों, बल्कि मैं बता तो बहुत बेसिक से रहा हूँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। आइए देखते हैं रिजु। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले विलोम मैंने बता दिया, विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, जैसे दिन का क्या हो जाएगा उल्टा, दिन का उल्टा क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जैसे आगे का विपरीत क्या हो जाएगा, विपरीत या उल्टा क्या हो जाएगा, आगे का पीछे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों विलोम का तो आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं रिजु पे। रिजु दोस्तों, रिजु का अर्थ होता है सहज। रिजु का क्या अर्थ होता है, रिजु का अर्थ होता है सहज। सहज, सहज का मतलब तो दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, सहज का मतलब होता है सरल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं ऑप्शन की ओर। पहला हमारा ऑप्शन क्या है, त्रिकोण। ठीक है दोस्तों, त्रिकोण, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं ऑप्शन को समझाने के लिए। हमारा जो त्रिकोण है दोस्तों, त्रिकोण, त्रिकोण क्या होता है, अपने आप में एक सहज होता है, आसानी से इसको क्या बनाया जा सकता है। आसान होता है कि नहीं होता है दोस्तों त्रिकोण, है कि नहीं। तो रिजु का क्या हो गया, ये तो समानार्थी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका विपरीत तो होगा नहीं, विलोम तो होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और सरल मैंने बताया ही था कि सहज क्या होता है, सहज सरल एक ही चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो रिजु का क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, विलोम नहीं होगा। सीधा, अब जो चीज़ें सीधी होंगी वो सरल तो होंगी ही। ठीक है दोस्तों, कोई चीज़ सीधा होगा तो क्या होगा, सरल तो होगा ही। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिजु का विलोम नहीं होगा। हमारा चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारा चौथा ऑप्शन है वक्र। वक्र का मतलब होता है दोस्तों जटिल, जटिल। जटिल का मतलब दोस्तों आप लोग को पता होगा, जटिल का मतलब होता है कठिन। ठीक है दोस्तों, कठिन। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वही हमारा सही हो जाएगा। ये डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जटिल है और ये क्या है, सहज है। रिजु का अर्थ होता है सहज, वक्र का अर्थ होता है जटिल। तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, उल्टा हो गए, यानी विलोम हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो गया। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को कुछ बातें और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जिक्र हुआ है रिजु, यहाँ पे लिखा है ऋण। ठीक है दोस्तों, और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिजु। ठीक है दोस्तों, इसको रिजु इसलिए पढ़ते हैं दोस्तों क्योंकि जो हमारा ऋण है, ये ऋण, इसका हिंदी में जो उच्चारण है वो री हो गया है। पहले ऋण से ऋषि होता था। ठीक है दोस्तों, हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो इसका उच्चारण अब क्या हो गया है, ऋण से हो गया है री। ठीक है दोस्तों, री हो गया है। अब इसे एक अशुद्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध स्वर, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे अशुद्ध स्वर भी कहा जाता है, अशुद्ध स्वर। ठीक है दोस्तों, ऋण को क्या कहते हैं, अशुद्ध स्वर। ये कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, स्टेट लेवल के जितने भी हिंदी के पेपर होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध स्वर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, री को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका ऋण को जो उसका उच्चारण है उसको ऋण ना बोल करके री बोलने लगे हैं। तो इसका जो शुद्ध होता है, ये अशुद्ध हो चुका है ना। अब पहले इसको ऋण बोला जाता था, अब इसे री बोला जाता है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, इसीलिए इसे अशुद्ध स्वर भी कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। विशेषण का अर्थ होता है दोस्तों विशेषता बताने वाला। विशेषण का अर्थ क्या होगा, विशेषता बताने वाला।
विशेषता बताने वाला। ठीक है दोस्तों, अब ये किसकी विशेषता बताएगा? या तो ये संज्ञा की विशेषता बताएगा, ठीक है, या तो क्या बताएगा? सर्वनाम की विशेषता बताएगा। सर्वनाम। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? नाउन। ठीक है दोस्तों, और सर्वनाम को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है दोस्तों, नाउ जो ये संज्ञा है, संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? संज्ञा कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी पाया जाता है, इस ब्रह्मांड में जो कुछ पाया जाता है, यदि उसको नाम दिया जा सकता है तो क्या होगा? संज्ञा होगा। जैसे राम, श्याम, मोहन, गोंडा, ठीक है दोस्तों, सागर, महासागर, ठीक है दोस्तों, नदियाँ, तालाब, कोई भी चीज़ जिसको हम नाम दे सकते हैं वो क्या होंगी? संज्ञा होंगी। अब उस संज्ञा के स्थान पे यदि हम कोई और शब्द का प्रयोग कर लें, जैसे राम के स्थान पे हम कह दें वाह, ठीक है, वे, वो, ये सब क्या हो गया दोस्तों? सर्वनाम हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने विकल्प की ओर। हमारा पहला विकल्प क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा, यानी कर्मवाचक। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या है? दूसरा। पहला, दूसरा, तो ये विशेषता बता रहा है। कौन सी विशेषता बता रहा है? कर्मवाचक विशेषता बता रहा है। जैसे ये पहले स्थान पे है तो इसकी विशेषता क्या है? पहले स्थान की विशेषता है कि क्या है? पहला है। ये दूसरे स्थान पे इसकी विशेषता क्या बता रहा है? ये दूसरा है। तीसरा होता तो ये तीसरे स्थान की विशेषता बताता है कि ये तीसरा है, तो इसका क्या बताया? दूसरा। कौन सी विशेषण है इसमें? कर्मवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, कर्मवाचक विशेषण है, तो ये क्या है? शुद्ध है दोस्तों। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो शुद्ध है। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। हमको बताना क्या है दोस्तों? अशुद्ध बताना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमको अशुद्ध बताना है, ये शुद्ध है, हमको अशुद्ध ढूंढना है। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ढाई, अपूर्णांक वाचक। ठीक है दोस्तों, अपूर्णांक वाचक, यहाँ पे न की बिंदी होनी चाहिए, अपूर्णांक वाचक। अब ये दोस्तों देखो, ढाई जो है वो क्या है? 2 और 3 के बीच का है। ठीक है दोस्तों, 2 और 3 के बीच का है। ये भी विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? कि ये 2 और 3 के बीच वाला है। ठीक है दोस्तों, यानी अपूर्वबोधक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? ये अपूर्वबोधक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण नहीं है, ना तो 2 है ना तो 3 है, क्या है? इन दोनों के बीच का है। ये क्या है? ढाई है, 2.5, ढाई है, तो क्या हो गया? अपूर्वबोधक विशेषण है। तो हमारा ये भी क्या है? शुद्ध है। हमको बताना है अशुद्ध। अब आते हैं तीसरे विकल्प की ओर। हमारा तीसरा विकल्प कह रहा है दोस्तों 26। 26 क्या है? पूर्णांकवाचक। यहाँ पे भी ना की बिंदी होनी चाहिए, पूर्णांकवाचक। 26 क्या है? पूर्णांकवाचक। अभी दोस्तों ये देखिए 26 क्या है? ये अपने आप में पूर्ण है कि नहीं है? जैसे ढाई क्या था? अपूर्ण था, तो 26 पूर्ण होगा कि नहीं होगा? है ना? तो ये क्या है? 26 क्या है? पूर्णांकवाचक विशेषण है। इसकी भी विशेषता क्या है? ये 26वें नंबर का है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? ये 26वें नंबर का है। और कौन सी विशेषता है? ये पूर्णांकवाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, ये विशेषता क्या बता रहा है? कि ये 26वें नंबर का है, तो ये भी क्या है? शुद्ध है दोस्तों। अब आते हैं हम चौथे ऑप्शन की ओर। हमारा चौथा ऑप्शन कह रहा है वह नौकर। कह रहा है कोई विशेषण नहीं है। अब इसमें क्या है? वह नौकर। इस नौकर की कोई विशेषता बताई जा रही है कि यह नौकर काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, चोर है, उचक्का है, या शरीफ है, ईमानदार है। ये कोई विशेषता इसकी नहीं बताई जा रही है, तो ये क्या है? एक अशुद्ध। इसमें विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? ठीक है दोस्तों, आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उस वाक्य में होता है दोस्तों जहाँ पे कोई चीज़ निश्चय ना हो, ठीक है, निश्चित ना हो। जब किसी वाक्य में कोई निश्चित चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, जैसे दरवाजे पे कोई आया है, कौन आया है नहीं पता, ठीक है, कुछ, जैसे कुछ लोग, तो कुछ लोग में कितने लोग निश्चित नहीं हो रहा है। थोड़ा सा पानी,
थोड़ा सा पानी में कितना पानी है ये नहीं पता चला है। तो ये सब क्या होता है, अनिश्चयवाचक वाक्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। इसमें अनिश्चितता तो कहीं शो हो नहीं रही है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारा दूसरा ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, जब कभी अपने बारे में बात की जाए, अपने बारे में बात की जाए या वाक्य में आप शब्द का बोध हो, ठीक है दोस्तों, तो वो निजवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, आप भला तो जग भला। ठीक है, तो यहाँ पे अपने की बात की जा रही है और यहाँ आप शब्द भी आ गया है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा चौथा भी ये भी देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। संबंध बोधक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों, संबंध बोधक सर्वनाम में क्या होता है, जब कभी कोई वाक्य हो जिसमें संबंध बताया जा रहा है। संबंध कैसे होता है, जब से शब्द आता है, को शब्द आता है, जैसे राम से, श्याम ने। ठीक है, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक है, जैसे राम को मारा, ठीक है, तो क्या है, संबंध बता रहा है, मारने का राम से संबंध बता रहा है, तो वो संबंध बोधक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है, जब भी किसी वाक्य में कोई प्रश्न किया जाता है, ठीक है, कोई सवाल किया जाता है, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है दोस्तों, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कड़ी, दूसरा क्या कह रहा है, चील, तीसरा ऑप्शन कह रहा है संतान, चौथा ऑप्शन कह रहा है सरसों। दोस्तों जो कड़ी है ये स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चील भी क्या होता है, स्त्रीलिंग है, ये भी गलत हो जाएगा। संतान भी स्त्रीलिंग है और सरसों भी स्त्रीलिंग है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन क्या है, स्त्रीलिंग है, हमको बताना क्या था, पुल्लिंग बताना था, तो ये सारे गलत हैं। लेकिन दोस्तों इसे स्त्रीलिंग क्यों माना गया है, क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है, कामता प्रसाद जी का और वासुदेव नंदन का पढ़ा है, तो उन लोगों ने इन सभी को, जैसे कड़ी हो गया, चील हो गया, संतान हो गया, सरसों हो गया, इन सबको स्त्रीलिंग में ही माना है। लेकिन ये यूपी टेट 2019 के पेपर में ये पूछा गया था, यही सवाल सेम पूछा गया था, जिसमें उन्होंने क्या माना था, संतान को पुल्लिंग माना था, संतान को क्या माना था, पुल्लिंग माना था। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, संतान को पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ठीक है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष का दोस्तों मतलब होता है कि कौन से वर्ष में कौन सी रचना प्रकाशित हुई, मतलब पहले कौन सी रचना उनकी प्रकाशित हुई, उसके बाद कौन सी उनकी रचना प्रकाशित हुई, फिर उसके बाद उनकी कौन सी रचना प्रकाशित हुई। प्रकाशन वर्ष का मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, और डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को तो आप सभी जानते होंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन है मधुशाला, मधुबाला, फिर मधुकलश, फिर निशा निमंत्रण। ठीक है दोस्तों, ये इनका जो क्रम है ये तो सही है, पहला ही। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला अगर सही है तो बाकी सारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सुमेल कीजिए। सुमेल का मतलब होता है सही मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था, हिंदी साहित्य सम्मेलन दोस्तों हुआ था 1910 में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर काशी नगरी प्रचारणी सभा कब हुआ था, काशी नगरी प्रचारणी सभा हुआ था 1853 में हुआ था दोस्तों, 1853 में हुआ था। और फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1918 में, 1918 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं। हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है केशोदास जी, दूसरा ऑप्शन क्या है, महादेवी वर्मा जी, तीसरा ऑप्शन क्या है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, और चौथा ऑप्शन क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो थे उन्होंने तुलसीदास जी की रचना लिखी थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है प्रभा खेतान, दूसरा ऑप्शन क्या है मन्नू भंडारी, तीसरा ऑप्शन क्या है उषा प्रियंवदा और चौथा ऑप्शन क्या है सुषमा देवी। ठीक है दोस्तों, तो अन्य से अनन्या की आत्मकथा किसकी है, ये है प्रभा खेतान जी का। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन क्या है करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है दादू जी का वाक्य है, कबीर जी का वाक्य है, या रैदास जी का वाक्य है, क्या नानक जी का वाक्य है। किसका वाक्य है ये हमारा ऑप्शन सी सही है। कौन सा, रैदास जी का वाक्य है ये। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है भाववाचक, कर्मवाचक, कृतवाचक या उभयवाचक। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कृतवाचक। ठीक है दोस्तों, वाच्य जो होता है दोस्तों वो तीन ही प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, पहला है भाववाचक, दूसरा कौन सा है क्रमवाचक, तीसरा कौन सा है कृतवाचक। ठीक है दोस्तों, हमारे वाच्य क्या हैं तीन ही प्रकार के होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है दोस्तों। दोस्तों इस पूरे दोहे में पानी जो है दोस्तों बार बार आ रहा है। ये देखिए पानी शब्द कई बार आया है, लेकिन अलग अलग अर्थ के साथ आया है। जब एक ही शब्द कई बार प्रयोग किया जाए दोहे में, लेकिन अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाए, तो क्या होता है श्लेष अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, वर्तनी वाले क्वेश्चन तो हर बार पूछे जाते हैं दोस्तों, हर बार पूछे जाते हैं। इस पे तो खासकर आपको ध्यान देना है, आपकी वर्तनी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन क्या कह रहा है चांद। ठीक है दोस्तों, तो चांद क्या है, चांद इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। चांद को किस तरीके लिखा जाता है चांद, ये चांद सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अंगना, अंगना सही है दोस्तों, अंगना सही लिखा हुआ है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये जो अंक लिखा है दोस्तों, अंक ऐसे नहीं लिखा जाता, अंक को लिखने के क्या करते हैं अंक ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये आँख जो लिखा हुआ है आँख ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, आँख को लिखते हैं ऐसे आँख। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है करेक्ट है अंगना, बाकी सारे गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न आ गया है वर्तनी को लेकर के। वर्तनी को लेकर 1 से 2 क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है दोस्तों, ये कहीं जाना ही नहीं है, इस पर खासकर आपको ध्यान देना है, जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। चलिए आइए इसको ऑप्शन देखते हैं। इसका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों समनिधि, समनिधि नहीं होता है दोस्तों, समनिधि ये गलत लिखा हुआ है। सन्निधि ये भी गलत लिखा हुआ है दोस्तों, ये पर बिंदी का मतलब देखो सन्निधि शब्द होता है। ठीक है, और बिंदी का मतलब ये कुछ भी आने वाले में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। ये सन्निधि सही लिखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये आधा ना इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर पूरा ना है, ये पूरा का पूरा उच्चारण सही है, तो ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये भी सन्निधि गलत लिखा है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा उपचारात्मक शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का जो निर्माण हुआ है ये उपचार शब्द से हुआ है, उपचार शब्द से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कारण जानना, कारण जानना, कारण जानना या कारण का पता लगाना या कारण को पहचानना। जब कोई शिक्षक अपना शिक्षण कार्य कर रहा होगा तो कोई ना कोई ऐसा बालक समस्यात्मक बालक होगा जिसके अंदर कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होगी ही होगी। जब कोई शिक्षक दोस्तों ऐसे बालक को देखता है, समस्यात्मक बालक को देखता है,
तो उस समस्या का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम वो उसका उपचार करता है, यानी उस कारण का पता लगाता है जिसके वजह से उसके अंदर ये समस्या उत्पन्न हुई है। यदि वो टीचर, वो अध्यापक उस कारण का पता लगा पाता है, उस समस्या का पता लगा पाता है, तब तो उसका शिक्षण कार्य जो होगा सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। आइए ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं। हमारा ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है समय व अवधि पर। नहीं दोस्तों, क्योंकि ये समय और अवधि जो होता है वो स्वतंत्रता को बाधित करता है। ठीक है, तो हमारा जो पैडागोगी का क्वेश्चन होता है, ये हमारा पैडागोगी का क्वेश्चन है। तो हमारा पैडागोगी का जो क्वेश्चन होता है वो कहता है कि आप बालक को हमेशा स्वतंत्र रखें। ठीक है, किसी नियम कानून में बांधे नहीं, उसको रटने पे बल ना दें। ठीक है, किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? भाषविक नियमों के ज्ञान पर। ठीक है, नियम कानून जहाँ पे आ जाए वो पैडागोगी का क्वेश्चन तुरंत गलत हो जाता है दोस्तों। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास समस्या होनी चाहिए, उसका कारण का पता लगाना चाहिए, तभी वो सही होगा दोस्तों। हमारा चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? समस्याओं के कारण की सही पहचान करना। यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे समस्या है और उस कारण की पहचान की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो उपचार का अर्थ ही यही होता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन क्या है? एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? कारक पहचानने के लिए दोस्तों आप लोग को कारक चिन्ह का एक चार्ट आता है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि नेकर्ता को कर्म से, शेषो कर्ण पहचान, संप्रदान का के लिए, अपादान से मान, ऐसे कारक चिन्ह का पूरा चार्ट है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इस घोंसले में क्या है? घोंसले में चिड़िया हैं। ठीक है, तो इसमें जो कारक चिन्ह क्या है? में। ठीक है, तो वो जब चार्ट आपको याद होगा तो आपको पता होगा कि में कहाँ पे आता है, तो आप झट से बता देंगे। जैसे यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन क्या है? हमारा पहला ऑप्शन है संबंध कारक। तो संबंध कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? से और सो। से और सो जहाँ पे आता है वो संबंध कारक होता है। यहाँ अब अपादान जो लिखा हुआ है, अपादान में भी क्या आता है? से आता है। लेकिन अपादान में जो से आएगा वो आपका अलगाव प्रकट करेगा। अलगाव प्रकट करेगा। ठीक है, अलगाव का मतलब होता है अलग होना, विभाजन करना। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो क्या हुआ? पेड़ से जो पत्ता हो रहा है उसका अलगाव हो रहा है, वो पेड़ से पत्ते से अलग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये अधिकरण है। अधिकरण में क्या आता है? अधिकरण में आता है में और पर आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है? में है, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अधिकरण कारक यहाँ पे सही होगा। और संप्रदान में क्या आता है? संप्रदान में आता है दोस्तों का आता है, का के और के लिए भी आता है, का के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको कारक पहचानने के लिए कारक चिन्ह का चार्ट याद ही करना पड़ेगा। उसे चाहे रट के याद कर ले, चाहे समझ के याद कर लीजिए, क्योंकि समझना तो उसको काफ़ी ज़्यादा आसान है। मैं कारक चिन्ह अगर पढ़ा दूंगा तो मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ पे क्या यूज करना रहता है, कौन सी ट्रिक, तो आप आसानी से उसको पूरा बिना कुछ याद किए कारक चिन्ह आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अनुप्रिया के रचनाकार कौन है? हमारा पहला ऑप्शन है रांगे राघव। हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? धर्मवीर भारती। हमारा तीसरा ऑप्शन है नागा अर्जुन। हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? भगवती चरण वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो हम अनुप्रिया के रचनाकार कौन है? अनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है प्लुप्त स्वर कौन सा है? दोस्तों हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों को मात्राओं के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? हास्य स्वर। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, हास्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? हास्य स्वर 4 होते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ और
री या ऋण। ठीक है, दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन से आता है? ये 7 होते हैं। इनके अंतर्गत आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और आओ। ठीक है, प्लुप्त स्वर के अंतर्गत कौन सा आता है? इनको डिनोट किया जाता है 3 से या एस बना करके ऐसे। ठीक है, जो हास्य स्वर है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं? इनको और नामों से जाना जाता है, जैसे एक मात्रिक, और दीर्घ स्वर को जाना जाता है दो मात्रिक नाम से या द्विमात्रिक नाम से जाना जाता है। और जो प्लुप्त स्वर है दोस्तों, उसको त्रिमात्रिक नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हास्य स्वर को एक मात्रिक क्यों कहते हैं? इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, री। देखो, इनको बोलने में बहुत कम समय लगा। अब दीर्घ स्वर जो होता है, इनको दीर्घ मतलब क्या होता है? अधिक। अब हास्य स्वर के अकॉर्डिंग इसमें अधिक समय लगेगा। ठीक है, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर या दो मात्रिक भी कहा गया है। जैसे इनको बोलने में कैसे अधिक समय लगता है, देखिए, बड़ा आ, ई, ऊ, ए, आए, ओ, आओ। अब देखिए, यहाँ पे हास्य स्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दीर्घ स्वर में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा गया है। प्लुप्त स्वर क्या होता है दोस्तों? प्लुप्त स्वर त्रिमात्रिक कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलने में बहुत अधिक समय लगता है। जैसे ये कभी भी किसी शब्द में बीच में आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो वो उसका जो उच्चारण होता है, उस शब्द का उच्चारण जो होता है, वो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, जैसे राम में, यहाँ पे मैंने राम लिख दिया, राम, और यहाँ पे मैंने एस लगा दिया, एस एस करके, और यहाँ पे माँ लिख दिया। अब राम कैसे पढ़ा जाए इसको? साधारण तो राम पढ़ते हैं, अब इसको राम कैसे पढ़ा जाए? राम। यहाँ पे आ जो है, ये आ वाली मात्रा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो लंबा कर देता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये अगर जो पीछे लग जाए तो राम, ऐसे ये माँ का जो है उच्चारण बड़ा कर देगा, लंबा कर देगा। ठीक है दोस्तों, प्लुप्त यही होता है। अब आते हैं अपने प्रश्न पे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ओम। ओम में यहाँ पे हलंत लगा रहेगा दोस्तों, इसे हलंत कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी हलंत रहेगा, दो ओम सेम सेम हो गया है, यहाँ भी हलंत रहेगा। हलंत का मतलब जानते हैं दोस्तों? हलंत का मतलब होता है जैसे कि जब कोई, जैसे माँ लिखा हुआ है, माँ, अब इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? ये आधा माँ ऐसे लिख देंगे, या आधा माँ को क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे, और प्लस में आ लिख देंगे, क्योंकि इसमें आ छिपा हुआ है। ठीक है, आ इसके अंतर्गत है। अब जब इसी में हलंत लग गया, तो यानी ये, इसमें यदि मैंने हलंत लगा दिया, तब इसमें क्या है? अब आ नहीं है, आ जो है अब इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो ये हलंत लगा हुआ है दोस्तों, इस वाले में, इसमें आ नहीं है, इसमें भी आ नहीं है लास्ट में। ठीक है, अब ये कौन सा सही होगा, आइए देखते हैं। हमारा पहला क्या है? ओम है। दूसरा क्या है? ओम। तीसरा भी ओम लिखा है, ये भी ओम लिखा है, लेकिन सही कौन सा ओम लिखा हुआ है ये हमको बताना है। ठीक है, तो हमारा सही ओम जो लिखा हुआ है वो हमारा ये पहला वाला लिखा हुआ है दोस्तों। पहला हमारा ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि ये ओम तो होता ही नहीं है, ये भी ओम बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके होने की संभावना थी, लेकिन आम लिखा है ये। ठीक है, ये ओम, ओ की आवाज़ आती है, ओ की ध्वनि आती है। ठीक है दोस्तों, वैसे हमारा ओ के लिए एक चिन्ह भी है, जैसे ये ओम का क्या है? चिन्ह है। ठीक है, लेकिन लिखा किस तरीके से जाएगा? वो लिखा इस तरीके से जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम और तद्भव दो शब्द होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तद्भव और तत्सम, तत्सम और तद्भव, तद्भव। ठीक है दोस्तों, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हो। ठीक है दोस्तों, जो परिवर्तित ना हुए हों, संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द जो परिवर्तित ना हुए हों, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं।
संस्कृत भाषा वाले शब्द, संस्कृत भाषा के मूल शब्द। ठीक है दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। तद्भव क्या कहलाते हैं दोस्तों? तद्भव वे शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा के मूल शब्दों से लिए गए हों या परिवर्तित शब्द हों। ठीक है दोस्तों, इसे क्या लिख दें इनको हम? संस्कृत भाषा के मूल शब्दों से बने शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या है, हमको क्या पूछा है? तद्भव पूछा है। तद्भव का क्या मतलब होता है? वे शब्द संस्कृत के जो परिवर्तित हो गए हों, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गए हों, अब वो अपनी मूल अवस्था में ना हो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है हमारा खेत। तो खेत क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है? नहीं। खेत को संस्कृत में क्या कहते थे? क्षेत्र। क्षेत्र कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसे क्षेत्र कहा जाता था संस्कृत में, अब इसे क्या कहा जाने लगा है? खेत कहा जाने लगा है। तो ये तो परिवर्तित हो गया, यानी ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। बल्कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? हमारा दूसरा ऑप्शन है त्रिकुटी। त्रिकुटी, त्रिकुटी क्या है? एक तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। नाथ क्या है? ये भी हमारा तत्सम शब्द है, ये भी क्या है? एक संस्कृत का शब्द है। प्रभु क्या है? ये भी तत्सम शब्द है, क्योंकि ये क्या है? संस्कृत का मूल शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है आप बीती शब्द में समास है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप बीती, आप बीती का समाज विग्रह करेंगे तो क्या होगा? खुद पर बीती। जब कोई चीज़ खुद पर बीतती है तो क्या कहलाती है? आप बीती कहलाती है। विग्रह का यही मतलब होता है, जब कोई शब्द लिखा हुआ हो तो उसको विस्तार दे देना ही उसका विग्रह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पर लिखा हुआ है। ठीक है, में, पर, ने, काके, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलता था? हमें कारक चिन्हों में मिलता था। ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसे विग्रह करने पे हमको कोई कारक चिन्ह दिख जाए तो हम तुरंत का तुरंत कौन सा समास लगा देंगे? तत्पुरुष समास लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तत्पुरुष समाज के अंतर्गत ये आते हैं, सारे कारक चिन्ह तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। द्विगु समास क्या होता है दोस्तों? द्विगु समास वो होता है जब भी आपको कोई ऐसे शब्द मिल जाए जिनके आगे मिल जाए आपको, जिनके आगे आपको कोई गिनती वाला मिल जाए, गिनती वाले शब्द मिल जाए तो क्या होगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व समास में आपको क्या मिलेगा? आपको बीच में कोई दो शब्द रहेंगे, उसके बीच में आपको या तो डैश ऐसे लगा मिलेगा, या तो या लिखा मिलेगा, या तो और लिखा मिलेगा, या तो क्या मिलेगा? एवं लिखा मिलेगा, ऐसे आपको मिलेगा। जैसे माता पिता, माता डैश ऐसे पिता, माता पिता को माता और पिता लिख सकते हैं, माता एवं पिता लिख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसका? द्विगु समास का और क्या एग्जाम्पल है? जैसे दिन रात, दिन रात। ठीक है, ये क्या है? द्विगु समास है। ठीक है दोस्तों, सॉरी द्वंद्व समास है, ये हम द्वंद्व समास का एग्जाम्पल दे रहे हैं। द्विगु समास में तो क्या आता है? नंबर आते हैं। ठीक है, पहले क्या आएगा? कोई संख्या आएगी, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, चौथा, पांचवा, इस तरीके से कोई ना कोई नंबर आएगा। जब कोई संख्या आएगी तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? ऐसे दिन रात, माता पिता, राम और श्याम, ऐसी चीज़ें आएंगी। या तो डैश लगा मिलेगा, या तो एवं लिखना मिलेगा, या तो और लिखा मिलेगा, ऐसी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और तत्पुरुष समास तो मैंने बता ही दिया। तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्ह के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। जब भी कोई कारक चिन्ह आपको दिख जाए, विग्रह करने पे कोई किसी शब्द का आप विग्रह करते हैं तो उसके विग्रह करने पे क्या मिल जाए आपको? कोई कारक चिन्ह मिल जाए तो क्या हो जाता है? वो तत्पुरुष समास होता है। लेकिन उसमें एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि उसका प्रथम पद जो हो वो प्रधान होना चाहिए।
तत्पुरुष शब्द में क्या होता है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, उसका विग्रह करने पे प्रथम पद क्या होता है, वो प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा क्या है, एक सेंटेंस है। ठीक है, एक वाक्य है, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसमें जो ये लड़का दे रखा है, लड़के, इसका विकल्प के अनुसार इसमें अशुद्धि हमको पहचाननी है। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा विकल्प क्या कह रहा है, कर्ता। पहला विकल्प क्या कह रहा है, कर्ता। तो लड़के ने यहाँ पे इस पूरे वाक्य में लड़के का स्थान क्या कर्ता के रूप में है। ठीक है, हाँ है, क्योंकि मेरे लड़के ने। ठीक है, तो मेरे लड़के ने ये क्या है, एक पूरा कर्ता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट है। फिर ये पुल्लिंग है, लड़का है तो ये पुल्लिंग होगा ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये पुल्लिंग भी है। एक वचन लड़के ने, ठीक है, मेरे लड़के ने। ठीक है, यहाँ पे एक वचन है, मेरे लड़के ने, यानी कि एक वचन है ये, लड़के ने एक वचन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर ये बहुवचन ये नहीं है। यहाँ लड़के तो लिखा है दोस्तों, लेकिन मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे लड़कों ने लिखा होता तो वो बहुवचन हो जाता, लेकिन मेरे लड़के ने लिखा है तो वो एक वचन है, बहुवचन नहीं है। तो अशुद्धि हमको पहचानी थी, तो हमारा अशुद्ध क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुवचन। बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये पूरा का पूरा सेशन बहुत मज़ेदार लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, और बहुत सारी चीज़ें रिवीजन भी हुई होंगी, क्योंकि आप लोग अगर टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ चुके होंगे पहले से ही, बहुत सारी चीज़ें रिवीजन आपको देखने को मिला होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।